हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी लीगल। आज हम फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं जो पनिशमेंट्स के बारे में बात करता है और सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी के अंडर पनिशमेंट्स के बारे में दिया गया है जो 5 प्रकार के पनिशमेंट्स के बारे में बात करता है। पहला आता है डेथ पेनल्टी, दूसरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तीसरा है सिंपल और रिगरस इम्प्रिजनमेंट, चौथा है आपका फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, पांचवा है फाइन। पहले में जब हम लोग आते हैं डेथ पेनल्टी, वो होता है फांसी की सज़ा जो देते हैं कोर्ट में ऑफेंडर्स को एक ग्रीवस ऑफेंस कमिट करने के लिए। उस केसेस में अगर एक पर्सन ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में जो अगर एक ऑफेंस कमिट किया हुआ है तो उस केस में उसको फांसी की सज़ा मिलती है, यानी कि डेथ पेनल्टी दिया जाता है। एक केस लॉ से हम इसको समझेंगे जो कि बहुत फेमस है 2011 का निर्भया गैंग रेप केस। उसमें क्या हुआ था, एक मासूम सी लड़की को चलती बस में 5 ऑफेंडर्स ने उसका रेप किया था। रेप के साथ साथ उसके इंटेस्टाइन्स को डैमेज किया गया था बाय यूजिंग अ रॉड। तो इस घिनौने अपराध के लिए उन ऑफेंडर्स को कोर्ट ने डेथ सेंटेंस पास किया था। इसीलिए बोला जाता है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में जहाँ पर ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जो कि यूजुअली किसी ने भी नहीं विटनेस किया होगा कभी भी लाइफ में, उसी केसेस में ऑफेंडर्स को डेथ पेनल्टी दिया जाता है। दूसरे में आता है आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि उम्र कैद की सज़ा। अगर किसी ऑफेंडर ने एक ऐसा ऑफेंस कमिट किया हुआ है, ऐसा ग्रीवस ऑफेंस कमिट किया हुआ है जिसके लिए उसे फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, उसे बोलते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यानी कि जितने भी ज़िंदगी उसके बाकी रहेंगे टिल हिज नेचुरल डेथ वो जेल में कटेगा। तीसरा है आपका सिंपल और रिगरस इम्प्रिजनमेंट। सिंपल इम्प्रिजनमेंट में आपको आपके ऑफेंस कमिट करने पर आपको जेल भेजा जाता है। आप जेल में नॉर्मली रहते हैं, आपको नॉर्मल खाना पीना वैसे ही खाना है जैसे रहते हैं, खाना पीना सोना वैसे ही। लेकिन रिगरस इम्प्रिजनमेंट में सिंपल इम्प्रिजनमेंट के केस में आपको मे बी 3 महीने की सज़ा हो सकती है। 3 महीने आप वैसे ही जाएंगे, जेल में रहेंगे, रहकर आपको वापस से छोड़ दिया जाता है, यानी या फिर कुछ सालों की भी सज़ा हो सकती है। लेकिन रिगरस इम्प्रिजनमेंट में आप जेल में तो रहेंगे, साथ ही साथ आपको बहुत हार्ड वर्क करवाएंगे, जेल में लेबरर वर्क करवाएंगे, उसी को कहते हैं रिगरस इम्प्रिजनमेंट। चौथे में आता है आपका फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि किसी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेना। जब गवर्नमेंट आप किसी ऑफेंडर के प्रॉपर्टी को कब्जा करता है, इसको हम समझते हैं एक बहुत ही अच्छे केस से, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से। आप लोगों ने दाऊद इब्राहिम के बारे में सुना ही होगा, जो कि एक नेशनल टेररिस्ट है जिसने इंडिया में बहुत सारे टेररिज्म एक्टिविटीज़ किए हुए हैं। वो जब अभी वो बोला जाता है कि वो अभी पाकिस्तान के कराची में है। जब इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान गवर्नमेंट से पूछताछ किए थे तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने मना कर दिया था इस बात से कि यहाँ पर दाऊद इब्राहिम का कोई आदमी नहीं है। तो जब दाऊद इब्राहिम को पकड़ा नहीं जा पाया तो उस केस में दाऊद इब्राहिम के 6 प्रॉपर्टीज इंडिया में थे। उन 6 प्रॉपर्टीज को 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया और उसे ऑक्शन में सेल कर दिया। इसी को बोलते हैं फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। जब किसी ऑफेंडर के प्रॉपर्टी को हम लोग फोरफीट कर लेते हैं उसे बोलते हैं फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। पांचवे में आता है सबसे कम सजा जो है फाइन। किसी केस में अगर किसी ऑफेंडर ने ऐसा ऑफेंस कमिट कर रखा है जिस केस में उसे सिर्फ फाइन देने के लिए ऑर्डर दिया जाता है, यानी कि जहाँ पर कोई 1000 रुपये का फाइन दो एज सिक्योरिटी, या फिर कहीं पे 500 रुपये का फाइन दो, या फिर किसी बड़े कंपनीज के द्वारा कोई अगर रॉन्गफुल एक्ट होता है तो उस केस में 1 लाख 1 करोड़ तक भी फाइन जा सकता है। उसी को बोलते हैं फाइन का पनिशमेंट। ये था पांच कैटेगरीज ऑफ पनिशमेंट के बारे में जो सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी के अंडर दिया गया है। अब इन्हीं पनिशमेंट्स को 5 थ्योरीज के द्वारा डील किया गया है जो एडवोकेट हुआ था बहुत सारे ज्यूरिस्ट के द्वारा। ये 5 थियोरीज थे: रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, डिटरेंट थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी, एक्सपिएटरी थ्योरी और रिफॉर्मेटिव थ्योरी। अब पहले में जब हम आते हैं रेट्रिब्यूटिव थ्योरी के बारे में, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी ये कहता है कि एन एविल शुड बी रिटर्न्ड विद एन एविल, यानी कि बुरे काम का बुरा नतीजा। अगर आप कोई बुरा काम कर रहे हो तो बुरे नतीजे को भुगतने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। ये थ्योरी ये भी कहता है कि एन आई फॉर एन आई, अ टूथ फॉर अ टूथ, अ लिम्ब फॉर अ लिम्ब एंड अ लाइफ फॉर अ लाइफ। कोई भी काम अगर करते हो, कोई कर्म आप करते हो, उस कर्म का नतीजा भी आपको भुगतना ही होता है। ये थ्योरी इसी के बारे में डील करता है। इस थ्योरी के बहुत सारे सपोर्टर्स थे, बहुत ज्यूरिस्ट सपोर्टर्स थे, जैसे कि प्लेटो, हेगेल, सैलमन। प्लेटो ने ये कहा था कि इफ जस्टिस इज द गुड हेल्थ ऑफ द सोल, सो एज इनजस्टिस इज इट्स डिजीज एंड शेम। यानी कि अगर जस्टिस हमारे सोल का गुड हेल्थ है तो फिर वैसे ही इनजस्टिस भी हमारे सोल का एक डिजीज और शेमफुल चीज है। सिमिलरली हेगेल ने कहा था दैट इफ अ रॉन्ग इज द नेगेशन ऑफ अ राइट, देन
पनिशमेंट इज ओनली सोल्यूशन टू दैट नेगेशन। अगर एक राइट के अगेंस्ट जाकर कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट होता है तो उस रॉन्गफुल एक्ट के लिए सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और वो है पनिशमेंट। सैलमन ने कहा था ये थ्योरी का पर्पस, इस रेट्रिब्यूटिव थ्योरी का पर्पस यही है कि कैसे ऑफेंडर को पनिशमेंट दिया जाए, और उन्होंने ये कहा था कि पनिशमेंट इज एन एंड इन इटसेल्फ, यानी कि पनिशमेंट ही लास्ट सोल्यूशन है उस ऑफेंडर के ऑफेंस के लिए। इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया था बहुत सारे जूरिस्ट के द्वारा कि ये थ्योरी सिर्फ पनिशमेंट के ऊपर फोकस करता था, कैसे ऑफेंडर को पनिशमेंट दिया जाए उसके ऑफेंस के लिए, ना कि उस ऑफेंडर को रिफॉर्म करने के लिए वो कभी भी ये थ्योरी बात नहीं करता था। अगर एक ऑफेंडर को सिर्फ पनिशमेंट दिया जाए, उसे रिफॉर्म करने का मौका ना दिया जाए, उसे सुधारने का मौका ना दिया जाए तो कैसे होगा। इसीलिए इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया था बहुत सारे जूरिस्ट के द्वारा। दूसरी थ्योरी में आता है डिटरेंट थ्योरी। डिटरेंट थ्योरी ये कहता है जो पनिशमेंट हमने रेट्रिब्यूटिव थ्योरी के अंडर पढ़ा, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी के बाद जो डिटरेंट थ्योरी आया, डिटरेंट थ्योरी ने ये कहा कि अगर एक ऑफेंडर को कोई पनिशमेंट दिया जाता है किसी रॉन्गफुल एक्ट कमिट करने के लिए, तो वो ऑफेंडर के माइंड में तो एक डर बिठा देता है कि मैं इस ऑफेंस करने के लिए मुझे ये सज़ा मिल रही है, और इस सज़ा के बदौलत मुझे मेरे माइंड में एक डर बैठ चुका है कि दूसरी बार मैं ये ऑफेंस कमिट करने नहीं जाऊंगा। तो यही सिमिलर चीज़ जैसे कि ऑफेंडर के माइंड में एक डर बिठा देता है, सोसाइटी के माइंड में भी एक डर बिठाता है कि जैसे ऑफेंडर को ये सज़ा मिल रही है वैसे भी हमें भी एक ऐसा सज़ा मिल सकता है ये एक्ट करने पर। तो सोसाइटी के मन में ये डर बैठ जाता है कि किसी भी एक्ट को करने से पहले हमें उसके नतीजे का पता रहना चाहिए। तो डिटरेंट थ्योरी यही कहता है कि अगर कोई पनिशमेंट किसी ऑफेंडर को दिया गया है तो वो पनिशमेंट सोसाइटी के मन में भी एक डर बिठा देना चाहिए कि कोई भी दूसरा व्यक्ति ये एक्ट करने से पहले 1000 बार सोचे। डिटरेंट थ्योरी यही कहता है। डिटरेंट थ्योरी के बाद आता है आपका प्रिवेंटिव थ्योरी, जो कहता है कि जो ऑफेंडर रहता है वो अगर एक ऑफेंस कमिट करता है तो उसे उस ऑफेंस को कमिट करने के बाद रोक लिया जाए, प्रिवेंट कर दिया जाए दूसरे बार उस ऑफेंस को कमिट करने से। यानी कि फॉर एग्जांपल सपोज एक मर्डरर है, उसने एक मर्डर कमिट किया है, उसे हम लोग रोक लेते हैं उसे पनिशमेंट देके ताकि वो दूसरी बार उस ऑफेंस को करने ना जाए। इस थ्योरी के अंडर डेथ पेनल्टी का चीज़ आता है, डेथ पेनल्टी दिया जाता है। जैसे कि हमें पता है अगर एक ऑफेंडर रहता है जिसने मर्डर कमिट किया है, उसे डेथ पेनल्टी दिया गया है कोर्ट से। उसे डेथ पेनल्टी इसलिए दिया जाता है ताकि वो सोसाइटी के लोगों के मन में एक डर ना बिठा दिया जाए, बल्कि उसे इसीलिए वो पनिशमेंट दिया जाता है डेथ पेनल्टी का ताकि वो सोसाइटी से दूर चली जाए, वो डर सोसाइटी से चला जाए। सोसाइटी के मन में जो डर बैठ जाता है कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पर्सन को सोसाइटी में रहने का कोई हक नहीं है, इस ऑफेंडर को अगर वो रह रहा है तो सोसाइटी के मन में भी एक डर रह रहा है कि हमारे अगेंस्ट भी वो ऐसा ऑफेंस कमिट कर सकता है। इसी कारण से ही उसे डेथ पेनल्टी दिया जाता है। जैसे कि हमें पता है अगर किसी के घर में सांप घुसता है, उस सांप को अगर कोई देख लेता है घर का व्यक्ति, तो उस सांप को मार दिया जाता है, क्योंकि अगर उसे नहीं मारते हो तो कल को जाकर वो किसी और को भी, घर के खुद के आदमी को भी काट सकता है। तो इसलिए बेहतर है अगर कोई चीज़ खुद को कुछ हैम्पर कर रहा है, खुद को अफेक्ट कर रहा है कोई चीज़, तो उसे अपनी नज़रों से दूर कर देना ही बेहतर है ताकि वो दोबारा से वापस वो चीज़ ना करे। इसीलिए डेथ पेनल्टी एक जन को दिया जाता है, एक ऑफेंडर को दिया जाता है ताकि दोबारा से वो ऑफेंस कमिट करने के लिए वो पॉसिबिलिटी ही हट जाए। यही कहता है प्रिवेंटिव थ्योरी। उस ऑफेंस को कमिट करने से उसे प्रिवेंट किया जाता है। प्रिवेंटिव थ्योरी के बाद आता है आपका एक्सपिएटरी थ्योरी। एक्सपिएटरी थ्योरी ये कहता है कि जो ऑफेंस एक ऑफेंडर ने कमिट कर रखा है, उस ऑफेंडर को एक मौका मिलना चाहिए उस ऑफेंस के लिए, उसको रियलाइज़ करने के लिए वो जो ऑफेंस उसने किया था वो गलत है और उस ऑफेंस को वो कैसे सुधार सके। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि एक ऑफेंडर ने एक इंडिविजुअल के खिलाफ एक ऑफेंस कमिट किया है और उस इंडिविजुअल के ऑफेंस अगेंस्ट ऑफेंस कमिट करने के लिए उसे सज़ा मिली है, उसे इम्प्रिजनमेंट मिल रहा है 3 महीने के लिए। तो उस इम्प्रिजन में रहते रहते उसे रियलाइज़ होता है कि उसने जो ऑफेंस किया है वो बहुत घिनौना था और उस ऑफेंस को वो सुधारना चाहता है। तो वो बोलता है कि मुझे ऐसा काम वो करना है जेल में रहते रहते, ताकि उस काम से जो मुझे प्रॉफिट हो मैं वो विक्टिम को दे सकूं जिसके खिलाफ मैंने वो ऑफेंस कमिट किया था। तो वो काम करके उस विक्टिम को वो सारा वो प्रॉफिट दे रहा था, वो सारा पैसा उस विक्टिम को ही ट्रांसफ़र कर दे रहा था। तो इससे पता चल रहा है कि उसने जो ऑफेंस कमिट किया था वो ये बात का वो रियलाइज़ कर रहा है कि उसने जो कमिट किया था वो गलत था और उसको वो सुधारने की कोशिश कर रहा है। इसी बेसिस पर उस ऑफेंडर को जल्दी भी जेल से रिहा कर दिया जाता है। यही कहता है एक्सपिएटरी थ्योरी। रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव थ्योरी ये कहता है कि एक ऑफेंडर अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है
तो उसे एक मौका मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए कि वो कैसे खुद को रिफॉर्म कर सके। यानी एक पर्सन को सिर्फ पनिशमेंट हम इसी बेसिस पर दे रहे हैं कि उसने ऑफेंस कमिट किया है, ये ठीक नहीं है। उस पनिशमेंट से उसे रियलाइज होना चाहिए उसने जो काम किया था, उसे खुद को रिफॉर्म करना चाहिए, उसके कैरेक्टर को रिफॉर्म करना चाहिए, एक अच्छे इंडिविजुअल में उसे रिफॉर्म हो जाना चाहिए। यही फोकस करता है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। पनिशमेंट का मेन पर्पस रहना चाहिए रिफॉर्मेटिव थ्योरी के अंडर क्लिनिकल रहना चाहिए, क्यूरेटिव रहना चाहिए, एजुकेशन पर्पस रहना चाहिए, जैसे कि क्रिमिनल को एजुकेशन मिले कि वो दोबारा से वो क्राइम कमिट ना करे। यही कहता है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। ये था आज का सेशन जिसमें हम लोगों ने पनिशमेंट्स के बारे में पढ़ा, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट्स के बारे में पढ़ा। फिर हम आएंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।